अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज है। लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दी थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। आज दोबारा फिर मैं बेटा इसका रिव्यू कर देता हूँ। जब आप सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के बाद, और उसका टीसी का एक फ़ोल्डर होगा, आइकन उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे बेटा तो एक विंडो ओपन हो जाएगी ब्लू कलर की। उसके ऊपर आप सी लैंग्वेज का जो है ये कोड लिखेंगे। इस कोड के ऊपर बेटा मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था कि हैश और इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर सी लैंग्वेज के कंपाइलर को दी जाती है कि इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल कर लें, क्योंकि ये पार्ट जो है बेटा हैश और इंक्लूड का ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, बल्कि इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। अब इसको बनाने का मकसद क्या होता है बेटा, क्योंकि जो प्रोग्रामर है जब उसने सॉफ्टवेयर लिखना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ। जैसे यहाँ पे दो हमने हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में शामिल किया है, एक studio.h को और एक conio.h को। दोनों जो हैं वो इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट, जिनका मकसद जो है वो यूज़र से इनपुट लेना और उसको आउटपुट दिखाना है। अगर ये हम नहीं लगाएंगे दोनों तो हम यूज़र से इनपुट भी नहीं ले सकते और आउटपुट भी नहीं दिखा सकते। इसी तरह बाज़ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप उसको शामिल कर सकते हैं हैश इंक्लूड लगा के और आगे math.h। इसी तरह ग्राफिक्स के भी हेडर फाइल्स बनी पड़ी हैं जिनको आप शामिल करके, अगर आपने ग्राफिक्स वगैरह को भी प्रोग्राम में शामिल करना है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो खैर ये बात हमारे सामने आई कि हैश इंक्लूड जो है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर को दिया जाता है कि ये जो आगे हेडर फाइल्स हैं इनको प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया जाए। लास्ट टाइम भी बेटा मैंने आपको बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स हैं, एक इंक्लूड है और एक डिफाइन है। इंक्लूड जो है जैसे यहाँ पे भी बेटा लिखा हुआ है, इंक्लूड का मकसद जो है वो हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करना है, और डिफाइन जो है वो किसी कांस्टेंट को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारी जो इस वक्त की प्रोग्रामिंग है सी लैंग्वेज की सेकेंड ईयर के, उसमें तकरीबन 99% जो है वो इंक्लूड इस्तेमाल होगा, 1% जो है वो डिफाइन का इस्तेमाल हो सकता है। और ये भी जहन में रखिएगा बेटा, हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हैश से स्टार्ट होता है। जितने भी आप नंबर ऑफ प्रोसेसर डायरेक्टिव लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है जी, और आगे हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आज हम बात करते हैं हेडर फाइल्स की। हेडर फाइल का दूसरा नाम बेटा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स है। ये बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल जो हैं वो बनी पड़ी हैं जिनको प्रोग्रामर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है इनका इस्तेमाल करता है। किस लिए? टू परफॉर्म डिफरेंट जो है वो टास्क जो है जी। जो हेडर फाइल्स हैं बेटा वो डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने अभी भी बेटा बताया कि जैसे स्टूडियो और कोनियो जो हमने हेडर फाइल्स को शामिल किए हैं ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। math.h की हेडर फाइल मौजूद है, ग्राफिक्स की हेडर फाइल मौजूद है, लेकिन बहरहाल हमारे सिलेबस के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ इतना ही इनका इस्तेमाल होगा। तो आपको बेटा हेडर फाइल की डेफिनेशन आनी चाहिए कि हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। किस लिए? टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। और देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ जो हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ तरह की जो है वो हेडर फाइल्स इस्तेमाल होती हैं। और हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन है बेटा वो .h है, और h से मीन्स भी हेडर फाइल्स है। ठीक है जी। और ये बेटा जो इंक्लूड सब डायरेक्टरी है उसके अंदर ये पाई जाती हैं। और हेडर फाइल को लिखने का तरीका भी ये है कि इसको एंकल ब्रैकेट कहते हैं बेटा। एंकल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, हेडर फाइल का नाम लिखेंगे, .h उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे और फिर आगे उस एंकल ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये जहन में रखिएगा, इसके आगे कोई किसी तरह का ना कोई कॉमा लगता है, ना फुल स्टॉप लगता है, ना सेमी कॉलम लगता है जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, व्हाट इज़ हेडर फाइल या व्हाट इज़ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल जो है जी। उसके बाद आगे हम बेटा बात करें
तो मेन फंक्शन की जो है वॉइड मेन, हमेशा जहन में रखिएगा सी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे भी ये छोटी ब्रैकेट्स आएँ और उसके बाद वो बंद हो जाएं किसी भी वर्ड के आगे, तो ये उसकी निशानदही या इंडिकेटर है कि ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का काम जो है बेटा वो क्या है कि असल आपका जो कंपाइलर है वो सी प्रोग्राम को यहाँ से रीड करना शुरू करता है, क्योंकि असल सी लैंग्वेज का जो कोड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऊपर तो खैर वो हेडर फाइल हैश इंक्लूड्स हैं जो कि बाद में शामिल किए जाती हैं इन हेडर फाइल्स को। जो तो वॉइड मेन एक फंक्शन है जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कंपाइलर जो है वो यहाँ से इस प्रोग्राम को रीड करना शुरू करता है। अगर वॉइड मेन का फंक्शन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम जो है वो क्या कहते हैं वो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि उसने कहाँ से इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो वो कहता है कि ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, इफ़ अ प्रोग्राम डजंट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड, वो कंपाइल्ड तो हो जाएगा, यानी 0-1 की वो फाइल और ऑब्जेक्टिव फाइल तो वो बन जाएगी, बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए बेटा जो है कि एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन और बॉडी इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स जो है जी। तो आगे जो है बेटा ये जो आपको कर्ली ब्रेसेस आपको नज़र आ रही हैं, इसकी ये बॉडी कहलाती है प्रोग्राम की जो है, और इसकी हर लाइन आपको बेटा स्टेटमेंट कहलाएगी। और ये भी जहन में रखिएगा कि हर लाइन के आखिर पे सेमी कॉलम लगता है। सेमी कॉलम्स का मतलब ये जो टास्क लिखा गया है उसको ख़त्म करने के लिए आखिर पे सेमी कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है बेटा जो कि आउटपुट दिखाता है। ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शंस की बात करेंगे और आउटपुट फंक्शंस की बात करेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ही बता दूँ कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है और इसके ब्रैकेट्स के अंदर और इन क्या कहते हो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम अगर आप चलाएंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आउटपुट जो है ये इसके अंदर अली नवाज़ जो लिखा हुआ है वही आएगा। तो बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हर प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको लिखना होगा, उसमें एक कॉमे का भी एरर नहीं आना चाहिए। अगर एक कॉमे का भी अगर एरर आ गया तो प्रोग्राम हरगिज़ कंपाइल्ड नहीं होगा, ना कंपाइल्ड होगा ना एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें बेटा आप लोगों से जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस कोड को एज़ इट इज़ जिस तरह लिखा हुआ है इसकी बार-बार रिहर्सल करें, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है आप लोगों से जो है जी। तो इसकी जब रिहर्सल आप करेंगे बारहा तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर एरर नहीं आएगा जी। तो आज का बेटा जो हमारे टॉपिक्स मैंने एक तो पिछला रिवाइज़ आपको करा दिया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसकी टाइप्स जो है जी, इंक्लूड है, डिफ़ाइन है, उसके बाद हेडर फाइल्स जिसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स है, ये क्या है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टास्क्स हैं, डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल बनी पड़ी हैं जिनको प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करता है, जैसे इस प्रोग्राम के अंदर स्टूडियो और कोनी और इसकी एक्सटेंशन .h है, ठीक है जी। और इंक्लूड जो है वो सब डायरेक्टिव्स के अंदर ये शामिल होती हैं। उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से कंपाइलर जो है प्रोग्राम को रीड करना शुरू करता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम जो है वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो बॉडी कहलाती है सी लैंग्वेज की, और इसकी हर लाइन जो है वो सी स्टेटमेंट कहलाती है। और ये जो सी स्टेटमेंट है वो हर लाइन को आखिर पे सेमी कॉलम से टर्मिनेट किया जाता है। प्रिंट एफ जो है वो एक आउटपुट का फंक्शन है और इसके अंदर जो कुछ आप लिखेंगे इस कॉमास के अंदर जो है डबल कोटेशंस के अंदर वही कुछ जो है वो बेटा प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ये इस लेक्चर की समझ आई होगी बेटा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।